शुद्ध हिंदी भाषी भाजपा जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करती है तो नाम इतने जबरदस्त होते हैं कि जो सुनने वाला होता है वो इन नामों में दर्ज चिंतन मंथन जैसे शब्दों में उलझ कर रह जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये चिंतन मंथन की जो परिपाटी है ये आखिर है क्या? क्या सियासत में चिंतन होता है? क्या सियासत में मंथन होता है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो सियासत का कोई भी दल हो उसके खिलाफ निकलकर सामने आ ही जाता है। हमेशा या ज़्यादातर यूज होने वाला शब्द है चिंतन, और भाजपा इन दिनों चिंतन जैसे मुद्दों पर ही एक तरह से अपना मंथन भी कर रही है। और खास बात यह है कि चिंतन तभी होता है जब कोई चिंता वाली बात इन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाए, और इस चिंतन की वजह बनते हैं वो फैसले जिनकी वजह से चिंतन करने की नौबत आ जाती है। कभी ये चिंतन नहीं होता कि ये जो फैसले लिए गए थे वो किन लोगों की वजह से हुए थे या किन लोगों ने ये जो फैसले थे वो लिए थे। बस होता है तो चिंतन। कभी ये चिंतन उन बैठकों में नहीं होता है कि ये जो चिंता की वजह बनी है ये क्यों बनी है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। दरअसल इस खबर के पीछे की एक वजह है और वजह भी चिंतन ही है। क्या कभी आपने सुना कि भाजपा ने इस बात पर चिंतन किया हो कि साल 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तत्कालीन और भाजपा द्वारा पहले ही घोषित किए जा चुके सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की हार क्यों हुई? क्या आपने तब उस दौर में ये सुना था कि भाजपा ने इस विषय पर चिंतन किया कि प्रोफेसर धूमल हारे तो क्यों हारे? क्या आपने ये सुना था उस दौर में? जब ऐसा हुआ ही नहीं तो आप सुनते भी कैसे? क्योंकि उस दौर में भी चिंतन इसलिए नहीं हुआ था कि भाजपा हाईकमांड ने उस दौर में ये चिंता नहीं की थी फैसला लेते हुए कि अगर प्रोफेसर धूमल को हमीरपुर से उठाकर सुजानपुर में पटक दिया जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा। और अगर उसी दौर की बात की जाए तो चिंतन तो छोड़िए, माथा पटकने जैसा माहौल उस दौर में भाजपा के भीतर बन गया था कि आखिर धूमल साहब की हार क्यों हुई, उनकी हार की वजह के फैक्टर क्या थे। अब बात तो वही आ गई कि भाजपा इस मुद्दे पर चिंतन करती ही क्यों? क्योंकि भाजपा के आला नेताओं को उस दौर में ये चिंता जरूरी लगी ही नहीं कि अगर हमारे फैसले पर ये चिंतन का माहौल बनता है तो जाहिर सी बात है कि चिंतन के दौरान जो भी चिंता वाली लकीरें उभरती वो कम से कम तत्कालीन भाजपा के आला नेताओं के चेहरों पर उभरती। जाहिर सी बात है कि उस दौर में धूमल साहब का हारना शायद भाजपा हाईकमान को भी पता था और यही वजह रही कि इस मुद्दे पर चिंतन नहीं किया गया। उसके बाद चिंतन तो नहीं हुआ लेकिन इस बात पर मंथन जरूर शुरू हो गया कि अब धूमल साहब की जो कुर्सी है सीएम वाली वो किसको दी जाए। और एक लंबे मंथन के बाद भाजपा के आला नेताओं ने ये फैसला लिया कि जयराम ठाकुर जो है वो अब भाजपा की बागडोर हिमाचल में संभालेंगे। और आपको ये भी याद होगा कि उस दौर में धूमल समर्थकों के साथ साथ जो धूमल समर्थक विधायक जीते भी थे उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सीट से रिजाइन कर देते हैं और धूमल साहब हमारे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। लेकिन ये तय था कि धूमल साहब का जो पॉलिटिकल करियर है उसकी जो किताब है उसको बंद करना है। तो हर वो बात, हर वो चिंतन, हर वो मंथन एक तरह से किनारे पर रख दिया गया जिसकी वजह से धूमल साहब को एक नया जो सियासी जीवन है वो मिल सकता था। लेकिन वही बात आ गई चिंतन और मंथन। भाजपा ने उस दौर में ये बात बुला दी कि जब पहली दफा प्रोफेसर धूमल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी सरकार को पंडित सुखराम जो कि उस दौर के घाघ राजनीतिक लीडर थे उनके साथ सरकार चलाई। ये भी छोड़िए, उसके बाद पुनः भाजपा की सरकार बनी और धूमल साहब एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए। 5 साल अच्छी तरह से शासन किया और उस दौर में भी वो अपनी कश्ती को उस भंवर से निकाल कर ले गए जिस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शांता कुमार जी के जो समर्थक थे, मंत्री थे, उन्होंने धूमल साहब के खिलाफ एक तरह से जो पत्राचार था वो भी किया था। लेकिन काबिलियत
और सियासत में पहुंच और आला नेताओं के मंसूबे तमाम प्रोफेसर धूमल पर भारी पड़ गए थे और आज तक भारी पड़ते हुए चलते आ रहे हैं। हैरानगी होती है कि भाजपा के जो मानदंड हैं वो खुद अब उसके ऊपर भारी पड़ने शुरू हो चुके हैं। प्रोफेसर धूमल जब हारे थे तो उन्हें एक तरह से अलग अलग तरीकों से जो उन्हें राहत मिल रही थी उन राहतों को बंद करके आफत ही उनके गले में रखी गई और उन्हें पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में एक हारे हुए पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा का हाईकमांड ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना देता है। यानी भाजपा का जो हाईकमांड है या फिर भाजपा के अंदर जो षड्यंत्र सियासी तौर पर कहे जा सकते हैं उसमें ये पहले ही एक तरह से तय किया जा चुका होता है कि किसका पलड़ा भारी रखना है और किसका पलड़ा हमेशा के लिए हल्का करके रख देना है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल की जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है उसमें ही ऐसे घालमेल या तालमेल बनाए या बिगाड़े गए हों। भाजपा की जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसमें भी इस तरह के हालात बने। इसके कई उदाहरण हिमाचल भाजपा की सियासत में शरेआम नजर आ जाते हैं। ठाकुर रविंद्र सिंह रवि, जब थुल का वर्चस्व खत्म हुआ तो उसके बाद से ही रविंद्र रवि को भी खत्म करने का जो सिलसिला था वो यहाँ पर शुरू हो गया। हालांकि रविंद्र रवि के खाते में ये भी एक पॉलिटिकली ब्रांड था, एक पॉलिटिकली तमगा था कि वो राजपूत वर्ग के नेता हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रविंद्र रवि कभी ज्वालामुखी, कभी देहरा, इनमें पटक पटक कर सियासी बलिवेदी पर उनकी बलि ले ली गई और इसकी आड़ में हालिया जो विधानसभा आम चुनाव हुए थे उसमें रमेश चंद्रवाला के साथ उनकी अदला बदली करके साथ में रमेश धवाला को भी निपटा कर रख दिया गया, लेकिन कोई चिंतन नहीं हुआ क्योंकि ये माना जा रहा था कि देर सवेर इन नेताओं का हमेशा के लिए सियासी कत्ल हो सकता है। धूमल साहब के साथ उनके समधी ठाकुर गुलाब चंद, उनका भी एक तरह से सियासी कत्ल होकर रह गया। मंडी में भी एक लीडरशिप खत्म करके रख दी गई। अगर कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी अदला बदली करके कई नेताओं की जो सियासत है उसकी ऐसी की तैसी कर रख दी गई। राकेश पठानिया जो कि नूरपुर में एस्टैब्लिश लीडर रहे हैं उन्हें फतेहपुर भेज दिया गया, यानी नूरपुर और फतेहपुर के चौक पर एक तरह से उन्हें सियासत की जो बलिवेदी है उसके ऊपर टांग कर रख दिया गया, लेकिन कोई चिंतन नहीं हुआ। खुद भाजपा के लोगों के साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि अगर टिकट आवंटन के दौरान भाजपा को जीवित रखने के लिए, भाजपा की पुरानी सरकार को जिंदा रखने के लिए कवायदें हुई होती तो सरकार की वापसी तय थी, क्योंकि हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह भी नहीं थे, लेकिन भाजपा की जो कवायदें थीं वो ऐसी थी कि एक तरह से माइनस लीडरशिप हो चुकी कांग्रेस 40 सीटें ले जाती है और भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है, लेकिन कोई चिंतन मंथन यहाँ पर भी नहीं हुआ। अब आगे जो हो रहा है वो भी ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसको भाजपा को बहुत बड़ा कोई फायदा मिल सकता है। हालिया चीज़ों की बात करें तो जिस तरह से एक ताज़ा चिंतन और मंथन के बाद नतीजे निकलकर सामने आए हैं उनमें ये नजर आ रहा है कि हमीरपुर से बलदेव शर्मा, कांगड़ा से रमेश चंद्रवाला, इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब सियासत को हमेशा जो नेता लोग हैं वो सियासत की जो गणना होती है उसी के लिहाज से गिनते हैं, उसी के लिहाज से आगे की जो रणनीति है उसको तय करते हैं। अब भाजपा लगातार कई जगह पर वर्ग विशेष की राजनीति करने में जिस तरह से कामयाब रहती है या करती आई है उसी की एक तरह से कहें तो बलि लेने के आधार भी और आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बलदेव शर्मा का जाना यानी ब्राह्मण राजनीति पर एक तरह का ग्रहण लगना, और दूसरी तरफ अगर रमेश चंद्रवाला भी इसी कवायद का शिकार होते हैं तो ओबीसी वर्ग जो कि एक बहुतायत में है उसके ऊपर भी ग्रहण लगने के आसार नजर आ रहे हैं। अब हैरानगी की बात देखिए, भाजपा के दिमाग में ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण खाते से जो घाटे हैं, जो अपने लोगों को साइड लाइन करके फ्रंट लाइन पर लाए गए ब्राह्मण और अन्य ओबीसी नेताओं के दम पर हैं, उन्हें पूरा करने की सोची जा रही है। धवाला की काट पवन काजल बताए जा रहे हैं और
अगर कांग्रेस खाते से बात करूं तो सुधीर शर्मा का नाम यहां पर आ रहा है, और हमीरपुर की बात कर रहे हैं तो इंद्रदत्त लखनपाल का नाम भी यहां पर आ रहा है कि भाजपा को उन नेताओं पर भरोसा है जो उनके साथ शामिल हुए हैं, लेकिन जो जन्म जन्मांतर कमल के फूल के साथ लिपटे हुए हैं उनमें भाजपा को कोई एक तरह से अब बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या यूं कहें कि उन्हें कोई आस इन नेताओं में नजर नहीं आ रही, क्योंकि खबरें ही ऐसी सामने आ रही हैं। अब इन हालात में आपको जो नजर आता है वो आप जरूर बताइएगा कि इन हालात जो बताए जा रहे हैं, अगर यही हालात बने तो भाजपा की हालत क्या होगी, क्योंकि हालात और हालत दोनों इस वक्त भाजपा के आला नेताओं के हाथों में नजर आ रहे हैं, और एक कवायद वही नजर आ रही है जिसमें ये देखा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर सब संभालना है तो सबको संभाल कर रखना होगा। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।